हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं एपीएस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म जीएसपी एपीएस पर। सो जल्दी से जाएं, फटाफट सेशन को ज्वाइन करें। और आज हम लोग शुरू करेंगे, आप लोगों को जो बताया जैसे मैंने आप लोगों का, आज हम लोग यूथ का जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं। राइट, ये पूरी यूथ की टेस्ट सीरीज है, इसको हम लोग पूरा लगाएंगे। ठीक है। सो आप लोग यहाँ पर यूथ की टेस्ट सीरीज करने के लिए रेडी हो जाइए। इसकी पीडीएफ में बाद में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। राइट, पहला सवाल आपके सामने आता है कि सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। और ये बहुत चल रहा है कि एग्जाम कब होगा कब होगा। क्यों परेशान हो भाई तुम लोग। हो जाएगा अगस्त तक एग्जाम, का है परेशान हो। और कौन बोला सितंबर में एग्जाम होगा। सितंबर में अगर मुख्य सेविका होगा तो फिर आपका पीटी कब होगा ये बताओ। पीटी भी तो है मुख्य सेविका के साथ साथ में, वो भी तो कराना है। राइट। सो पहला सवाल आता है कि सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है किसके द्वारा, यहाँ पर बताएं फटाक से। कानून द्वारा, धर्म द्वारा, समाज द्वारा, तीनों द्वारा। तो कानून भी करता है, धर्म भी करता है, समाज भी करता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तीनों हो जाएंगे। इसके राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, ऐसे क्या आता है। ये पूरी किताब को लगानी है, इसमें 1000 क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन हम लोगों को इसमें कवर करने, ये बात याद रखना। ठीक है। अगला सवाल कि किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनीतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है। तो यहाँ पे सवाल आ रहा है आप लोगों का कि यहाँ पर जो एक 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 यहाँ पे सिद्धांत है समाजशास्त्री ने दिया है, और सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत की बात की जा रही है यहाँ पर, और ये यहाँ पर राजनीतिक कुलीनों के आधार अध्ययन के आधार पर दिया है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पर बी परेटो, टी वेबलन, या फिर ई टी टाइलर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो भाई, आसान सा सवाल है, जल्दी से लगाएं फटाक से आंसर इसका। आसान तो नहीं कह सकते, बट आपको ये चीज़ रटनी पड़ेंगी। ठीक है, कि सिद्धांत किसने दिया, कौन कौन किया, ये सब इस तरह के सवाल आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्त। चलो, तो आप हो जाएगा आपका बी परेटो। राइट, तो बी परेटो ने यहाँ पर दिया है आपका ये यहाँ पर सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इधर। अगला सवाल आता है यहाँ से बेटा कि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन एक नहीं हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से पूछा जा रहा है। राइट, विकासात्मक सिद्धांत, चक्रात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत, या फिर यहाँ से बोला जाए आप लोगों से ये वर्ग समन्वय का सिद्धांत। इनमें से कौन सा यहाँ पर नहीं होगा। देखिए, विकासात्मक सिद्धांत तो है, चक्रात्मक सिद्धांत भी है, संरचनात्मक या फिर आपका प्रकारात्मक की बात करेंगे तो संरचनात्मक और प्रकारात्मक सिद्धांत भी होगा, लेकिन वर्ग समन्वय का सिद्धांत यहाँ पर डी वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा बेटा आपका, यहाँ पर ये डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि घरेलू हिंसा का आशय क्या हो जाएगा। व्हाट इज द घरेलू हिंसा, जिसको हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। घरेलू हिंसा क्या हो जाएगी। ऑप्शन आपके सामने है। महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना, केवल महिला के शारीरिक एवं मानसिक क्षति कारित करना, महिला एवं बच्चों का शारीरिक शोषण। यहाँ बच्चे का स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, ये आर्थिक सभी रूप से अगर क्षति करते हैं तो वो एक तरीके से घरेलू हिंसा कहलाई जाएगी। तो फोर्थ का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ए राइट आंसर होगा इसका, ए इज द राइट आंसर। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, और आप लोग व्हाट्सएप में भी शेयर कर दीजिए क्लास को। मैं ही शेयर कर देता हूँ, एक बार रुकेंगे। चलिए, आंसर ए हुआ इसमें, राइट, ए हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इधर अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन कहता है कि जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। खान पान पर प्रतिबंध, समानता, या फिर यहाँ पे दे रखा आपका आपसी सहयोग, या फिर यहाँ पे सांस्तरण। इनमें से कौन सा आप लोगों से जाति पात से संबंधित विशेषताएं हो जाएंगी। राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग, सांस्तरण। इनमें से राइट आंसर आपका क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, लगाइए इसको आराम से आप लोग। अच्छा सवाल, बाकी में अच्छा सवाल है ये सवाल को मैं अच्छी कैटेगरी में डालूंगा।
तो यहाँ पर देखो यार, सिंपल सिंपल बात है कि जाति से संबंधित विशेषताएं क्या हो जाएंगी। देखो जाति में समानता तो नहीं होती है, असमानता हो जाती है, समानता तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात पॉइंट बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, आपसी सहयोग भी जात में कहाँ होता है। एक जात वाले अलग रहते हैं, दूसरी जात वाले अलग रहते हैं, एक जाति दूसरी जात को सपोर्ट कहाँ करती है। तो खान पान पर प्रतिबंध लगाया जाता है एक जात से दूसरी जाति वालों पर। इसके साथ में संस्तरण होता है, लेवल लेवल होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर 1 और 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, बी होगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं तो अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन यहाँ से अगला आता है बेटा कि सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है। तो गरीबी का जो माप होता है वो कितने प्रतिमानों में किया जाता है, 2, 3, 4, 5। 1 और 4 होगा एग्जैक्टली। तो गरीबी का जो माप होता है वो कितने प्रतिमानों में किया जाता है, 2, 3, 4, 5, कितने प्रतिमानों में। चलो भाई, बढ़िया सवाल है यहाँ पर। पल्लवी ने आंसर दिया है 2, विजय ने आंसर दिया है 2, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना बेटा आपका, ये हो जाएगा 2, राइट, वेरी गुड। कमेंट नहीं देखते हैं क्या बेटा, कमेंट देख रहा हूँ, बताइए क्या हो गया अमिता वर्मा जी, कौन सी कमेंट छूट गई आपकी इंपॉर्टेंट। हाँ, आज से ही स्टार्ट किया प्रैक्टिस सेट बेटा, अमिता जी, अमित का हो गया अमिता, मेरा नाम खराब कर दिया तुमने। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना यहाँ पर कब की गई थी, फरवरी 2000, 2004, 2003, 2002, इनमें से कब की गई थी इसकी स्थापना, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की, बताएं। सापेक्ष और निरपेक्ष 2 होते हैं, वेरी गुड। चलिए, बाकी आप लोग सेशन को शेयर करिए, जितने लोग के पास कर सकते हैं उतने लोगों के पास में। कल मैं पीपीटी में ले आऊँगा, आज पीपीटी नहीं बन पाया ये। चलो बताओ, तो यहाँ हो जाएगा फरवरी 2003 आंसर दिया है कमलेश कुमारी ने। और बताइए, ए ऑप्शन फरवरी 2002, कुछ लोग यहाँ पे ए लगा रहे हैं, कुछ लोग 2003 लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम आंसर यहाँ पर 2000 आ रहा है, सन 2000 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका गलत, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा फरवरी 2003, वेरी गुड। कौन दिया, कमलेश जी थी, कमलेश जी ने आंसर यहाँ पर ठीक दिया फरवरी 2003, वेरी गुड। कमलेश और अनुपमा, बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा इसका बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फरवरी 2003 होगा इसका, इसकी स्थापना की गई थी जनसंख्या स्थिरता कोष की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ में। भारत में अगर देखा जाए तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। भारत में जो इसकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 17.2%, 17.7%, 17.4%, 16.5%, कितनी होगी जनसंख्या वृद्धि दर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 17.7 हो जाएगा, 17.7, तो 17.7% यहाँ पे है जनसंख्या वृद्धि दर, 17.7%, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ओके। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहा जाता है। तो पति के द्वारा जो तलाकशुदा पत्नी को दिया जाता है भत्ता, अनुरक्षण भत्ता, इसको क्या कहते हैं, दान, मेहर, डोबर या फिर निर्वाहिका, इनमें से क्या कहा जाता है जब तलाकशुदा पत्नी को एक अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है। ज़्यादातर आधी सैलरी जो है चली जाती है, ये आधी सैलरी क्यों चली जाती है, क्या कहते हैं इसको, इसको बेटा बोला जाता है निर्वाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, निर्वाहिका कहते हैं। निर्वाह के लिए दिया जाने वाला पैसा होता है ये कि भाई पत्नी जो है निर्वाह कैसे करेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बोलता हूँ कि सपोज दैट कि जब पत्नी ही तलाक लेना चाहे तब क्या है, तो ऐसे बेचारा पति क्यों दे फालतू में। और जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो वुमेन एम्पावरमेंट तो दोनों आने चाहिए, पति भी आना चाहिए और पत्नी भी आनी चाहिए, दोनों ही वुमेन एम्पावरमेंट में होने चाहिए, आने चाहिए नहीं आने चाहिए, सिंपल सी बात ये है। तो वुमेन एम्पावरमेंट दोनों आने चाहिए, पहली चीज़। और वुमेन एम्पावरमेंट और बच्चे की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए पालने की वो भी दोनों को होनी चाहिए, तभी तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा। लेकिन नहीं, बहुत चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कानून ने बनाया गया है कि भाई निर्वाहिका जो है वो दिया जाएगा, तो 9 में का हो जाएगा डी। लेबरेट विभाग, लेबरेट विभाग क्या होता है, व्हाट इज द लेबरेट विभाग। जो लेबरेट विवाह होता है वो क्या होता है कि दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह कर दिया जाता है, तो दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह को कहा जाता है लेबरेट विवाह, राइट। इसको बोलेंगे लेबरेट विवाह कहते हैं। तो ए आंसर क्या होगा इसका, राइट हो जाएगा, राइट, ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, एक विवाह और दो और होता है, जैसे कि इसमें क्या कहते हैं, पत्नी के बहन के साथ कर देते हैं, तो उस विवाह को क्या कहते हैं? पत्नी की बहन के साथ विवाह कर दिया जाता है। तो पत्नी की बहन के साथ विवाह कर दिया जाता है, बहुत सारी पिक्चरों में भी है। इस विवाह को क्या कहते हैं? नहीं, लेबरेट बोलेंगे इसको, देवर विवाह तो नहीं कहते हैं, लेबरेट विवाह ही कहा जाता है। पत्नी की बहन के साथ जो विवाह किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बताओ भाई जल्दी से। सेरोरेट, वेरी गुड, इसको बोलेंगे सेरोरेट कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, इसको सेरोरेट कहा जाता है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे जा कहाँ रहे हैं यहाँ पर? कहाँ जा रहे हैं भाई ये बच्चे छोड़ छोड़ के क्लास? तुम लोगों का ना मतलब क्या बताएं। चलो भाई, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? मुताह, फासिद, जीहर या फिर बालित? इनमें से मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं होगा? मुताह, फासिद, बालित और जीहर। अलग तरीके के विवाह होते हैं मुस्लिम विवाह में, आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा आप लोगों को जब थ्योरी कराऊंगा तब। तो यहाँ पर कौन सा विवाह मुस्लिम विवाह का प्रकार नहीं होगा? पल्लवी, सादिमा, जितने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में है 27-28 लोग, वो भी नहीं आए पूरे। बताओ कैसे काम चलेगा ये? इसको बोलेंगे जीहर नहीं होता है। बाकी आपका मुताह होता है, फासिद होता है, वालिद होता है। जीहर यहाँ पे नहीं होगा। वेरी गुड। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या होता है? जो बहिर्विवाह होता है इसका इसका सर्वाधिक सामान्य नियम क्या होता है? जातिगत वर्जन, वर्गगत वर्जन, प्रजातीय वर्जन या फिर अगमयागमन वर्जन, इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो यार, जो बहिर्विवाह होता है कि जो बाहर किया जाता है, उसमें बहिर्विवाह का जो एक बेसिक आपका हो जाएगा उसको बोलेंगे अपन, ये हो जाएगा अगमयागमन। अगमयागमन वर्जन कहते हैं इसको। तो सी आंसर क्या होगा इसका? राइट हो जाएगा, अगमयागमन वर्जन कहेंगे इसको। ठीक है, तो 12 का हो जाएगा सी। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं इधर। करा देता हूँ बेटा, उसको करा दूंगा, थ्योरी करा दूंगा मैं, कल करा दूंगा। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाया जाता है? क्रय के द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाया जाता है? पैशाच विवाह, दैव विवाह, राक्षस विवाह या फिर इसको असुर विवाह कहते हैं। किस तरीके का विवाह हो जाएगा ये? क्रय के द्वारा। आवाज़ ठीक आ रही है बताइए जरा। कई सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे आवाज़ बहुत स्लो आती है। आवाज़ ज़्यादा स्लो है, आवाज़ ठीक है? जरा बताएं। चलो बताओ फटाक से जल्दी से। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा, आपका हो जाएगा, इसको बोलेंगे असुर विवाह कहेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द असुर विवाह। इसको असुर विवाह कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इधर। अगला सवाल आता है बेटा यहाँ से कि यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति के कारण कौन मानता है? तो जो यौन साम्यवाद होता है उसको परिवार की उत्पत्ति के कारण कौन मानता है? हेनरी मैन, बेकोफेन, मॉर्गन या फिर आपका वेस्टमॉक? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो हमारे मॉर्गन साहब हैं, ये यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति के कारण मानते हैं। स्पीड में करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपके ज़्यादा हो जाए। कल मैं आपको थ्योरी करा दूंगा इसके साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें बताना है आप लोगों को। तो पहला, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंधों के आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण तो नहीं करेगा। महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे। महिला संबंधी नीतियों कानूनों की समीक्षा करेंगे, समीक्षा करते हैं। यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच भी करते हैं। तो यहाँ पे 3 काम करेंगे। आंकड़े जो नहीं रखेंगे, आंकड़े कोई और जारी करेगा, ये उस पर जांच करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आता है बेटा, क्या कहता है कि स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अनैतिक व्यापार और निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में, 56 में, 58 में या 1961 में? 1955 में, 56 में, 58 में या फिर 61 में? तो आप हो जाएगा 1956, 1956 में ये जारी हुआ था। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है यहाँ से बेटा कि भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को यहाँ पर पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया? तो कौन से में परिवार नियोजन की आपकी जो सरकारी राष्ट्रीय क्रम को अपनाया था? तो राष्ट्रीय क्रम को जो जारी किया गया था परिवार नियोजन का, ये 1952 में जारी किया गया था, 1952 में जारी किया गया। तो बी क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, 17 हो गया, 17 के बाद बढ़ेंगे हम लोग 18 की तरफ। लिंग अनुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ पर देखिए,
भोजन पकाना ये महिलाओं को काम माना जाता है, घर की सफाई, स्वेटर बुनाई, लेकिन अध्यापन जो हो जाएगा ये लिंग अनुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से संबंध इसका नहीं हो जाएगा। सो ये आपका ए आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत में जो परिवार नियोजन होता है, ये परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हो जाएंगे। सन 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1957 में कब किया गया था यहाँ पर? तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा बेटा आंसर इसका 1950, 1952, 1954, 1957। राइट आंसर आप हो जाएगा बेटा 1952 में किया गया था। राइट, आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1988, 1992, 1993, 1995। राइट आंसर आप हो जाएगा 1992, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बोलता है यहाँ से बेटा क्या कि आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता है, यह विचार कौन सा है? उन्होंने बोला है कि जो आर्थिक असमानताएं होती हैं, जब तक आप इनका विनाश नहीं करेंगे तब तक नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता। मैं भी बोलता हूँ, कितनी बार बोला मैंने, वुमेन्स को एम्पावर करिए, उनको एसेट बनाइए, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए, तभी जाके आपके जितने भी आपके अत्याचार वगैरह होते हैं वो खत्म हो पाएंगे। तो ये जो समाजवादी नारीवाद की जो विचारधारा होती है, इसका मानना होता है कि भाई आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है यहाँ से बेटा कि भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या होता है? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द भ्रष्टाचार? आर्थिक कारण होता है, धार्मिक कारण होता है, सांस्कृतिक कारण होता है, या प्राकृतिक कारण होता है? तो यार सिंपल सी बात यह है कि भ्रष्टाचार आदमी क्यों करता है, करप्शन क्यों करता है? जब उसे पैसे की ज़्यादा जरूरत होती है। धर्म के आधार पर तो भ्रष्टाचार नहीं नाप सकते, प्राकृतिक तो नहीं होता किसी के अंदर में, कोई संस्कृति सिखाती नहीं है, तो बचेगा क्या? आर्थिक हो जाएगा। लोगों को पैसों को लालच होता है, इसीलिए भ्रष्टाचार करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार हो जाएगा? तो लैंगिक असमता का प्रकार इनमें से कौन सा हो जाएगा? मत्यता असमता, प्रासूतिक असमता, स्वामित्व असमता, या सभी सही हो जाएंगे यहाँ पर? चलो, तो यहाँ पर देखिए लैंगिक असमानता की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मत्यता असमता, यहाँ पर प्राकृतिक असमता, इसके साथ साथ में आपको स्वामित्व असमता या प्रासूतिक असमता। तो यार देखो सिंपल फंडा ये है कि यहाँ पर जो मतता समता होगी ये भी हो जाती है, प्रसूति जो होती है प्रसूति की समता ये भी हो जाती है, और स्वामित्व समता भी हो जाती है। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? आपके लैंगिक असमता के प्रकार माने जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ से अगला बोलता है बेटा कि भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या हो जाएगा? तो जो अनियंत्रित अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन जो वृद्धि हो रही है उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या होगा? बाल विवाह होगा, विवाह की अनिवार्यता होगा, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, या ये सभी? तो यार समटाइम्स देखो बाल विवाह होता है तो बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, भाई कम एज में हो गया, बहुत टाइम तक बच्चे लोग पैदा ही करे जा रहे हैं, 5, 6, 7, 8 पैदा कर डालते हैं, एज भी होती है पैदा भी कर सकते हैं तो लोग करते हैं पैदा। विवाह की अनिवार्यता, विवाह को इतना अनिवार्य कर दिया गया है, कोई सिंगल सोसाइटी में रह नहीं सकता, मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, घर वाले फोर्स कर रहे हैं शादी करो। अब शादी करोगे तो अगर बच्चे नहीं करोगे तो समाज चिल्लाने लगेगा, पक्का बहू में कोई खराबी है, पक्का बेटे में कोई खराबी है, तो उनको दिखाने के लिए कि हाँ हमें कोई खराबी नहीं है 2-3 बच्चे पैदा करने पड़ जाते हैं। तो विवाह की अनिवार्यता हो जाती है, और पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व। कई बार क्या होता है कि मैंने बहुत घरों में देखा, जैसे मेरी नानी को ही देख लीजिए, हमारी नानी जो 3 लड़कियां हैं, 3 बहनें मेरी मम्मी, और एक चौथा जो है वो मामा है, तो उनके चक्कर में उन्होंने 3 लड़कियां पैदा कर डाली। एक हमारे पड़ोस में हैं, उनके 5 या 6 लड़कियां हैं, उसके बाद एक लड़का पैदा हुआ है। तो ये भी कई बार क्या होता है जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है, और ये सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कारण होंगे। राइट, सो डी आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आता है यहाँ से बेटा कि बाल दुर्व्यवहार की बात की जा रही है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी गई है, किसने दी है? बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या यहाँ पर किसने दी है? एल्वियो ने दी है, पार्सन ने दी है, बेकर ने दी है, गेल्स ने दी है, किसने दी है यहाँ पर? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो गेल्स हो जाएंगे, इन गेल्स ने बाल दुर्व्यवहार की क्या दी है? सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या दी है। डी आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं इधर। सवाल देखिए अगला क्या आता है, मैं आपको अभी स्पीड में कराऊंगा, सिर्फ जितने क्वेश्चन करा दूंगा 5-6 हज़ार क्वेश्चन, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है कब? सोशल कंट्रोल कब होता है?
सोशल कंट्रोल, यार देखो सोशल कंट्रोल की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो सिंपल सिंपल बात आप निकल के आएगी कि ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों नियमों से हो सकता है। कानून के द्वारा औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक भी हो जाएगा, अनौपचारिक भी होगा और कानून के द्वारा भी होता है। तो ये तीनों ही कारण हो जाएंगे। कानून तो वैसे औपचारिक में आ जाएगा, लिख रखा है उन्होंने तो इसको लिखिए, ये ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। राइट है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? चक्रीय, रैखिक, इसके अलावा यहाँ से हो जाएगा आपका कौन सा, ये उद्विकासवादी या द्वंद्वात्मक। इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार माना जाता है? तो देखो यार, यहाँ पर जो उद्विकासवादी हो जाएगा, ये उद्विकासवादी जो विचार है ये बेटा ये सबसे पुराना या प्राचीन विचार माना जाता है। तो सी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले पॉइंट की तरफ। मजा आ रहा है स्पीड में? ठीक है, बहुत से लोगों को स्पीड पसंद है तो स्पीड में मजा आना चाहिए। अगला सवाल, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया था? किसका प्रयोग किया था? संदर्भ समूह सिद्धांतों का प्रयोग किया था। और ये जो संदर्भ समूह समान जो आपके सिद्धांत हो जाएंगे, इसके लिए आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन यहाँ पर हैं, देख लीजिए जरा। हाँ, S.S. राव ने, G.S. धुरिया ने, M.N. श्रीनिवासन ने, या फिर यहाँ पर योगेंद्र सिंह ने। तो राइट आंसर आप हो जाएगा जो हमारे M.N. श्रीनिवासन भैया हैं, इन्होंने इसका उपयोग किया था। तो सी आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उद्विकास की जो बात की गई थी अभी, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? तो पहले तो उद्विकास हुआ था, सबसे प्राचीन उद्विकास था, लेकिन सामाजिक नियंत्रण में अब स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, H. स्पेंसर के द्वारा, E.V. टायलर के द्वारा, E.H. मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो E.V. टायलर हो जाएंगे, इन E.V. टायलर ने यहाँ पर स्टेज ऑफ कल्चर का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। राइट है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, यहाँ से आता है कि यार व्हाट्सएप में कोई क्लास शेयर कर दो जरा फटाक से आप लोग। डिप्थीरिया के परिणाम क्या होते हैं? डिप्थीरिया के परिणाम यहाँ पर क्या होते हैं? तो डिप्थीरिया के परिणामों की बात की जा रही है। डिप्थीरिया के परिणाम में देखिएगा यहाँ पर, तो पहला तो बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बेसिली के कारण जो झिल्ली बन जाती है बिल्कुल बनेगी। हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करती है, बिल्कुल करेगी। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, ये भी हो जाएगा। और उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ये तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे यहाँ पर। 30 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ से बेटा, आता है ये कि जो खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है, इसका कारण क्या होता है? जो खाएं खांसी करते रहते हैं, इस खांसी का उद्भवन अवधि 10 दिन होती है, किस कारण होती है? बोर्डेला पर्ट्यूसिस के कारण, पर्ट्यूसिस बैसिलस के कारण, मैकोबैक्टीरियम के कारण, या फिर आपका ऊपरी कोई नहीं। तो जो खाएं वाली खांसी होती है जिसकी अवधि 10 दिन होती है, ये होती है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण। ठीक है, उसको बोलेंगे बीपी, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन यहां से अगला आता है बेटा, नोट करेंगे कि संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति हो जाएगी। यह कथन किसका है? तो संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति हो जाएगी। यह कथन किसका हो जाएगा? मैकावर तथा पेज का है, अल्फ्रेड एडलर का है, आगबॉर्न तथा निमकॉफ का है, या फिर आलपोर्ट का है? तो यहाँ पे देखो बात करेंगे बेटा, तो ये जो मैकावर तथा पेज ने बोला है कि संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से, दैनिक क्रियाकलापों से, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका हो जाएगा? ये मैकावर तथा पेज का हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। अगला सवाल देखेंगे, ये रहा। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है कि भैया एक विवाह ही एक सही विवाह है, एक से ज्यादा विवाह जो होते हैं वो मतलब ठीक नहीं है। तो आदि स्वरूप जो माना है इन्होंने माना है, वो आपके वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे?
चलिए, आदमी को बस नहीं चले, आदमी 5-5 विवाह कर ले। लेकिन बात यही है कि फिर खिलाना पिलाना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ हैं। तो 21 विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। वेस्टरमार्क, बोगार्ट्स, मर्टन या फिर मैकाइवर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, मैकाइवर। सी इज दी राइट आंसर, मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन अगला बोलता है बेटा कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था। बाल विवाह आपका निरोधक अधिनियम किस सन में लागू किया गया था। 1929 में, 1955 में, 1976 में, 2006 में, कब लागू हुआ था। चलिए भाई, बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है लागू हो गया था 1929 में ही, 1929 में ही लागू हो गया था। सो ए आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा 1929। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा कि समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव कैसा है। सुमेल विवाह, नैतिकता, स्त्रियों की उच्च स्थिति या ऋण ग्रस्तता, इनमें से क्या हो जाएगा। देखो, दहेज प्रथा का जो कुप्रभाव हो जाएगा, देखो ये तो जरूरी नहीं है कि सुमेल विवाह हो जाए। सुमेल विवाह तो देखो लव मैरिज में होता है, कई मतलब नहीं कह सकते, हर टाइम टू टाइम की बात होती है, किसी भी नहीं कह सकते कि इसमें सुमेल होगा। पंडित भी मेल करते हैं, लोग आपस में मेल कर लेते हैं, परिवार मेल करता है, फिर भी डिपेंड करता है कि शादी कैसी चलती है, ये बाद में पता लगेगा कि मेल है कि सुमेल है कि कुमेल है। राइट, ऐसा नहीं हो जाएगा। नैतिकता तो तब होगी ना जब दहेज नहीं लिया जाएगा, लड़की लड़के को बराबर अधिकार दिए जाएंगे और सम्मान दिया जाएगा, ऑब्वियस बात है। स्त्रियों की उच्च स्थिति, अगर स्त्रियों की उच्च स्थिति होती है तो लड़कों की डोली उठ रही होती, लड़के दहेज दे रहे होते, बट ऐसा तो होता नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं उनके ऊपर ऋण आ जाता है, लोन आ जाता है, तो ये तो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखते हैं यहाँ पर स्पेशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी संबंधित है किससे। स्पेशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी संबंधित है किससे। स्किनर से, अल्बर्ट बंडूरा से, एरिक्सन से या फिर पियाजे से। स्पेशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी संबंधित है किससे। तो ये जो पर्सनालिटी हो जाएगी अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है, अल्बर्ट बंडूरा हो जाएगी स्पेशल लर्निंग थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलो भाई, अल्बर्ट बंडूरा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन यहां से अगला बोलता है बेटा कि एक किस में सहोदर, सहोदर का मतलब होता है भाई बहन, हिंदी का शब्द है सहोदर, मतलब सह उदर, मतलब एक पेट से जन्मे हुए बच्चे, ये भाई बहन होते हैं। कन्नड़ में सहोदर बोलते हैं, सहोदर सहोदरेरु। सहोदर मीन्स भाई, सहोदरेरु मीन्स बहन। सो उनकी जो प्लेज उसमें लिखा गया है कि हाँ, नम्मा भारतवासी गणु सहोदर सहोदरेरु। ठीक है, तो यहाँ पर जगह सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। एकाकी परिवार, मिश्रित परिवार, संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि जो भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं, इनको क्या कहेंगे, इनको विस्तृत परिवार कहेंगे, विस्तृत परिवार कहेंगे। राइट, और जब यहाँ पर एक ज्वाइंट फैमिली किसको कहेंगे, ज्वाइंट फैमिली तब होती है जब इसमें भाई बहन, माता पिता, उनके बच्चे सब इकट्ठे रहेंगे, उसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी हो जाएगी, जिसमें सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हों, तो वो न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 38 देखते हैं क्या होता है। 38 यहाँ बोलता है बेटा कि निम्नलिखित में से कृमि हाथी पाव का कारण होता है क्या। टेप बम हो जाएंगे, राउंड बम हो जाएंगे, फाइलेरियस बम्स होंगे या फिर हुक बम्स होंगे। कौन से बम्स के कारण आपका कृमि हाथी पाव होता है। तो कृमि हाथी पाव होने के पीछे एक जो फाइलेरिया भी कहा जाता है इसको, और जो बम्स होता है उसको बोलेंगे फाइलेरिया बॉम कहते हैं। ठीक है, और इसको फाइलेरिया भी कहा जाता है, कहेंगे इसको फाइलेरिया बॉम। सो सी इज दी राइट आंसर। राइट है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ से अगला आता है बेटा कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस होता है वो किसके द्वारा बहन होता है, मतलब किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है जीका वायरस। और ये जीका वायरस जो भ्रूण होता है उसके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है मच्छर के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा या भोजन के द्वारा। तो ये जीका वायरस जो है ये मच्छर ही फैलाता है। देखिए मच्छर कितना खतरनाक है। तो मच्छर जो है जीका वायरस फैलाता है। हाँ, मच्छर आपका एडीज मच्छर जो होता है वो आपका डेंगू चिकनगुनिया फैलाता है।
राइट। और मादा एनाफिलिस जो होती है वो आपकी मलेरिया फैलाती है, तो मच्छर इसके लिए जिम्मेदार होगा, राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ से आता है, काला जार से है। पूछा जा रहा है कि काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या हो जाएगा। काला जार के लिए जो उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति कारण क्या होगा। गुणक विखंडन, अधोमुखी युग्मक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, रेखीय युग्मक विखंडन। इनमें से काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या हो जाएगा। अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, रेखीय युग्मक विखंडन। चलो, तो उसको बोलेंगे बेटा अधोमुखी युग्मक विखंडन कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अधोमुखी युग्मक विखंडन हो जाएगा, राइट। इसको बैठाते हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे इधर। अगला सवाल, जो क्विनीन होती है, जो मलेरिया की एक आम दवा होती है, जिसको भारत बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है, एक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। क्या उस वृक्ष का नाम क्या है। उसको बीच बोलेंगे, या नीलगिरी कहेंगे, या मैपल कहेंगे, या फिर इसका कुनैन कहेंगे। राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बेटा कुनैन की छाल से निकालते हैं, आपका मलेरिया की आम दवा हो जाएगी, राइट। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। चलो, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में जो फोर्सेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में जो फोर्सेप्स डिलीवरी हो जाएगा वो किसका खतरा अधिक होता है। इसमें चेहरे की सूक्ष्म चोटें, सिफेल हेमेटोमा, रेटिना से रक्तस्राव, या कपाल के भीतर रक्तस्राव। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है। चेहरे की सूक्ष्म चोटें, सिफेल हेमेटोमा, रेटिना से रक्तस्राव, या कपाल के भीतर रक्तस्राव। चलो बताओ। देखो, चेहरे की जो सूक्ष्म छोटे हो जाएंगी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, इसका खतरा जो होता है वो अधिक होता है फोर्सेप्स डिलीवरी में, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन में, क्योंकि जो सिर होता है वो सिर के थ्रू ही बच्चा जो है बाहर निकलता है, राइट। तो पहले सिर बाहर आता है, तो चेहरे की सूक्ष्म छोटे हो जाएंगे यहाँ पर, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत हो जाएगा। इनमें से कौन सा आसन्न प्रसव का संकेत होता है। लाइटनिंग, या फिर इधर क्विकनिंग, ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, या फिर टाइटनिंग। क्या कहेंगे इनमें से। तो यहां से देखो बेटा, जो आसन्न प्रसव का जो संकेत होता है वो होता है आपका लाइटनिंग। तो लाइटनिंग इज द आसन्न प्रसव का संकेत। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए यहां से आता है बेटा कि गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। गर्भपात का वह कौन सा प्रकार हो जाएगा जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। विफल गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, संभावित गर्भपात, या फिर अपरिहार्य गर्भपात। चलो, इनमें से उसको बोलेंगे ऐसा आपका गर्भावस्था जिसमें निरंतरता की असंभव हो जाती है निरंतरता, वो हो जाएगा आपका अपरिहार्य गर्भपात। सो डी आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन देखिए यहाँ से बोलता है कि गर्भावस्था में जो पॉलीहाइड्रेमिनियोस होता है उसका प्रभाव क्या हो जाता है। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेमिनियोस का प्रभाव क्या होगा। गर्भनाल की आगे की ओर बढ़ाओ, माल प्रेजेंटेशन, प्रसव के बाद रक्तस्राव, या फिर ये सभी। चलो भाई बताओ जल्दी से फटाक से। गर्भावस्था में हाइड्रेनेमियोस का प्रभाव क्या हो जाएगा। इसमें आपने लगाया ये सभी, आंसर दिया आपने यहाँ पे आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑल इज द राइट आंसर। गर्भनाल की आगे की ओर बढ़ाओ,
माल प्रेजेंटेशन, प्रसव के बाद रक्तस्राव। तो आंसर हो जाएगा डी इज दी राइट आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई नीचे स्टॉप नहीं करेगा, सब ऊपर स्टॉप करेंगे। तुम लोग डेली आया करो। अब 21 बच्चे आए आज, बताओ। टाइमिंग तुम लोगों की वजह से चेंज करी मैंने। आप पढ़ा तो रहे हैं पैसों के चक्कर में, लेकिन आपको मुख्य सेविका भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। बस किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके आ गए। ये बता रहे हैं कि बीएससी को अलाउ कर दिया गया है। कौन है भैया? डीपी सिंह जी है। कौन से पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ भाई? किससे पैसे ले लिए? और मैं तो पहले ही बोला बच्चों की डिमांड पे लेके आया हूँ, किताब से तो क्वेश्चन लेके आएंगे। अब क्या मतलब, ये हम ऊपर से क्या क्वेश्चन ब्रह्मा जी से बनवा के लेके आए? ये बताओ। डीपी सिंह जो भी हैं, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन से कहाँ से लेके आए क्वेश्चन बताओ? माइनिंग करवाएं क्वेश्चनों की? खदान में से खुदवाएं? कहाँ से करवाएं बताओ? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ये कौन है ये डीपी सिंह? चलो, और किसने कहा बीएससी को अलाउ कर दिया गया था? बीएससी जो होम साइंस वाले हैं उनको अलाउ किया गया, होम साइंस वालों को नहीं। जो भी है ये, इसको कोई परेशानी है, हमसे पर्सनल परेशानी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो गर्भ के 8वें माह में लेटरल फेरिनिसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? पल्सेशन जो होता है, पल्सेशन मतलब जो नाड़ी बढ़ जाती है, वो क्या बताती है? नहीं, वही तो कह रहे हैं, ये जो ये अगर पढ़ाएगा तो ये तो मतलब जमीन के अंदर से जो क्रस्ट होती है वहां से क्वेश्चन लेके आएगा, ये जो भी है। हाँ, अब ये क्वेश्चन तो किसी किताब से ही आते हैं, बेवकूफ इंसान। चलो, तो गर्भ के 8वें माह में लेटरल फेरिनिसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? इसको बोलेंगे हेगर लक्षण बोलेंगे, जैकमिर लक्षण बोलेंगे, और गुडेल लक्षण बोलेंगे, या फिर उसको ऑसेंडे लक्षण बोलेंगे। इनमें से क्या कहा जाएगा? तो आंसर इसमें जल्दी पेपर कराओ भाई, नहीं बहुत से लोग पागल हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे ये हो रखा है बंदा जो भी है। अच्छा, बहुत देर से कमेंट कर, अब कमेंट कर रही थी, कमेंट कर रहा है जो भी है। इसको जो है दिमाग में झटका लगा हुआ है इसको, तो इसके दिमाग को जो है इलाज करवाया जाए इसका, जो भी है ये इंसान। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जरा बताएं यहाँ पर? 46 का सी बता रहे हैं आप लोग। अच्छा, चलो 46 का डी होगा। इसको ऑसेंडर लक्षण कहा जाता है। ये अमिताभ वर्मा का आंसर ठीक हो जाएगा। इसको बोलेंगे ऑसेंडर लक्षण कहेंगे। तो 8वें माह में जो लेटरल आपका जो फेरनेसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन होता है, उसको बोला जाएगा ऑसेंडर लक्षण बोलेंगे। ठीक है, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गुडल नहीं हो जाएगा, ऑसेंडर होता है। आगे बढ़ते हैं। मतलब कैसे पता होगा भाई आयोग पेपर कब कराएगा? मतलब बेवकूफ़ आदमी हो क्या एकदम से? दिमाग में ठिकाने है कि नहीं है? हमको कैसे पता होगा? मतलब यूपी टेबल से मुख्य सेवा का पेपर करा, हमारे फूफा लगते हैं क्या कि उनकी बिटिया से हमारी शादी हुई है तो जो हमको पूरी खबर बता के लेके जाएंगे? कैसी बात कर रहे हो भाई? सबको अंदाजा लगाता है, अंदाजा लगाने दीजिए। चलो, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? तो जो प्लेसेंटा होता है, जो माँ से बच्चे को कनेक्ट करता है, जिससे पोषक तत्व आते हैं, उनमें से क्या छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? ठीक है, चलो, तो पहला हो जाएगा यहाँ पर बेटा, नोटिफिकेशन आया था उसको पढ़ लो जाके, डीपी सिंह जी दोबारा पढ़ो। चलो, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? तो पहला हो जाएगा रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान करना। दूसरा, वह एक चयनात्मक अवरोधक की तरह कार्य करता है। तीसरा, यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है। चौथा हो जाएगा रोग जनकों का परिवहन। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? तो यार सिंपल सिंपल बात है कि ये क्या करेगा? भ्रूण को गीला रख के उसे सूखने से बचाता है, ये तो नहीं करेगा। रोग जनकों का परिवहन भी कर देगा, ये अवरोधक की तरह कार्य करता है, रक्त में प्रभाव में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान करेगा। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़? चलिए, नहीं भाई, ये जो भी डीपी सिंह है भैया, डीपी सिंह मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? वहाँ जाओ जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो। जब आपको पता है कि यहाँ टाइम बर्बाद हो रहा है, मुझे कुछ आता नहीं है और मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ, तो यहाँ क्या करने आए हो? ठीक है बेटा, मैं आपसे कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ रहा हूँ, ना आपसे कोई मैं केस लड़ रहा हूँ। आप अपने में खुश रहिए, मुझे अपने में रहने दीजिए।
और नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास छोड़ दीजिए। दैट्स इट, सिंपल है। किसने तुमको बांध के रखा है यहाँ पर? चलो, जियो और जीने दो। नहीं, ब्लॉक नहीं करेंगे, वैसे बेचारा इतना परेशान है, उसको ब्लॉक करने से क्या होगा? जो भी हो, आपके दिमाग और आपकी आत्मा को शांति मिले जल्दी ही। पी तुजर का टीका क्या हो जाएगा? नहीं, ब्लॉक तो नहीं करूंगा मैं। पी तुजर का टीका क्या है? साल्क टीका, 17D टीका, CCEV टीका, PREP टीका। इनमें से कौन सा हो जाएगा पी तुजर का टीका? पी तुजर का टीका इनमें से कौन सा होगा, जरा बताएं। तो ये कहा जाता है 17D टीका कहा जाता है। 17D टीका, इस 17D टीका को क्या कहते हैं? इसको हम लोग पी तुजर का टीका कहा जाता है। तो बी आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। चलो भाई, आंसर। अब कोई, मैं ब्लॉक क्यों कर दूं भाई? कम से कम एक बच्चा देख तो रहा है, एक व्यूज तो मुझे मिल रहा है। अब उसने बोल ही दिया है। कोई दिक्कत नहीं भाई, डिस्टर्ब मत हो उससे। चलो भाई, बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो भाई, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है किसके द्वारा? जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? फ्रायड के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, या फिर बंडूरा के द्वारा? किसने दी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी? भगवान माफी, डीपी सिंह जी अवतार ले, माफी सरकार, आप जाओ। चलो, साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहाँ दी गई है? फ्राइड के द्वारा दी गई है, या फिर आपका एरिक्सन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, बंडूरा के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा इसमें फ्राइड हो जाएगा। राइट, फ्राइड इज द राइट आंसर। फ्राइड, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बेटा फ्राइड के द्वारा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल अगला आता है कि बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या हो जाएगा? सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या होता है? सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से पर्दे की ओर, छाती से पैर की ओर? तो सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सिर से पैर, या फिर केंद्र से कहाँ तक? पर्दे की ओर, यानी कि पर्दे की ओर, केंद्र से पर्दे की तरफ, या फिर सिर से हृदय की ओर, या फिर हो जाएगा आपका कौन सा? छाती से पैर की ओर। तो यहाँ पे बेटा आपका जो केंद्र हो जाएगा, उस केंद्र से पर्दे की ओर यहाँ पर बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बेटा आपका सी। ठीक है, आज अर्श मलिक नहीं आई होंगी, ईद मना रही होंगी। देखिए, ईद त्योहार है आज, बढ़िया बात है। ठीक है, अर्श मलिक से बोलेंगे बिरयानी भिजवाओ यार, बकरीद चल रही है, बकरीद पर तो बिरयानी मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए? तुम लोग बताओ, बकरीद बिरयानी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? 10 सवाल अभी और करवाऊंगा, 60 करवा देता हूँ। तुम लोग 50-50 चिल्लाते हो, 50 जगह मैं 60 करवा देता हूँ आज। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल ऐसा आता है कि पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या हो जाएगी? पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या हो जाएगी? 12 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, 18 से 21 वर्ष? हाँ, आज बकरीद है, बहुत बोल रहा हूँ, बकरे की बिरयानी चाहिए भाई। पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या हो जाएगी? 12 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, 18 से 21 वर्ष? बताओ। बस खत्म कर रहे हैं भाई इसको, चलो खत्म कर देते हैं, आखिरी सवाल है आप लोगों का। पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या हो जाएगी? एकादशी है, कोई दिक्कत नहीं यार, सब भगवान ने बनाया है। 12 से 14, 14 से 18, 17, 17, 18 से 21? जवाब नहीं है बेटा, तू खुश हो ले, इसी बात पे खुश हो ले। चलो, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका? उसको बोलेंगे बेटा 13 से 17 वर्ष, इसको बोलेंगे पूर्व किशोरावस्था की उम्र। 13 से 17 हो जाएगी, 13 to 17। चलो, फरवरी में निकला, फरवरी में आया था पेपर में बेटा, पल्लवी सही बोल रही है, फरवरी में आया था, न्यूज में आया था। ठीक है, चलो। जो अज्ञान इंसान होता है ना, अज्ञान बोलते हैं ना, अधगल जो गगरी होती है छलकत जाए, वो वाला हिसाब होता है। और अज्ञान लोगों को देखो, मैं बताऊं आप लोगों से, एक चाणक्य ने एक बात कही है कि बहस जो है ज्ञानी पुरुष से करनी चाहिए।
जो इंसान अज्ञानी है और मूर्ख है उससे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी पढ़ाई करो, क्वेश्चन करो, जो बोलता है उसको बोलने दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ से आता है बेटा कि किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई गई है। तो यौन विरोध की भावना यहाँ पर किस में पाई गई है? शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में एंड किशोरावस्था में। किस में पाई गई है? सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। और ये जो यौन विरोध की भावना है ये उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। किस में आ जाएगी बेटा? चलिए हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। सी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास को ही खत्म किया जाए। आई थिंक टाइम आपका हो गया, कुछ क्लासें होंगी आप लोगों की, तो अब खत्म करता हूँ। क्लास की टाइमिंग आपकी कितने बजे है? 2 बजे है। सो 2 PM पर आप लोग आ जाया करो। जो लोग PDF की बोल रहे हैं, PDF आपको मिल जाएगा आपके कहाँ पर? GS विद APS टेलीग्राम पर मिल जाएगा। GS विद APS टेलीग्राम पर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा GS विद APS पर, टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर मिल जाएगा। क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं पढ़ाता हूँ आपको टेक्स्ट बुक यूपी पर, जहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है टेक्स्ट बुक यूपी, और टेक्स्ट बुक यूपी आप डालोगे और आपको क्लास मिल जाएगी। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को। तो यहाँ पे आप आइए और इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे 5 बजे जो मेरी क्लास लगी हुई है ये। और इसके अलावा जो भी आप लोग यूपी कांस्टेबल या फिर वीडियो BPO की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो सेल चल रही है वो सेल आप लोगों की यहाँ पर देखेंगे आप लोग, वो है आपकी सेल, उसको दिया गया है ये यहाँ पर। ठीक है, तो उसको क्लिक करेंगे आप लोग और यहाँ पर आप जाने के बाद आपको यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल का बैच 6 महीने का 269 मिल जाएगा। कोड आपको लगाना पड़ेगा APS। तो कोई भी कोर्स खरीदते हैं टेक्स्ट बुक पे आप यहाँ पर कोड लगाइएगा मेरा, जो कि आपका हो जाएगा APS कोड पे आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है चीज़? चलिए, अब BSc साइंस कौन अलाउ कर रहा है? बेवकूफ़ इंसान, कब मैं बोल रहा हूँ BSc साइंस को अलाउ कर दिया गया है? भगवान सुन लिया करो पहले क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो फिर इसी के साथ मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए। साइंस और होम साइंस में अंतर होता है। कौन है ये? DP सिंह। इससे कल मिलेंगे 2 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।